इकरा नम नजरों से अपने कजन के जहेज का और बरी का सामान देख रही थी। उसकी चच्ची की बेटी की शादी जिस आदमी से हो रही थी वो बहुत अमीर शख्स का मुलाजिम था, जिसकी तनख्वाह लाख थी। जबकि हसीन होने के बावजूद चच्ची ने उसका रिश्ता एक इंतहाई गरीब घर में तय किया था। कजन की शादी में सोगवार सी खड़ी थी जब अचानक शादी हॉल के बाहर बड़ी आलीशान गाड़ियां रुकी और दूल्हे का मालिक फरहान खानजादा दाखिल हुआ। सब उसके आगे पीछे होने लगे। जबकि उसकी नजर एक कोने में उदास खड़ी इकरा पर पड़ी तो पलटना भूल गई। वो अपने खास मुलाजिम को बुलाकर इकरा की तरफ इशारा करते वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने बाल कंघी कर रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। अचानक उसको इसने अपने हिसार में लिया तो उसके होश उड़ गए। छोड़े मुझे, दूर रहे मुझसे, वो रो पड़ी थी। उस शख्स ने झुककर उसके आंसू साफ किए। बस करो मेरी जान, कहा था ना अब तुम्हें रोने नहीं दूंगा, इसलिए खामोश हो जाओ। अब से कुछ ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, और मेरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार देंगे। वो उसके कान में सरगोशी कर रहा था। वो उसे धक्का देकर उससे दूर हुई। नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार, जबरदस्ती की है आपने मेरे साथ। मेरी मर्जी जाने बगैर मुझे इस मुकाम पर ले आए हैं। अब मैं जा रही हूं यहां से। वो उसे जताकर वहां से भाग गई थी, लेकिन उस मजबूत जिसामत के मालिक मर्द ने उसका ताक़ुब करते हुए उसे बाजुओं से पकड़ा था। इतनी आसानी से नहीं मानोगी, मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। उसने अब इस नाजुक सी लड़की को बेड पर लेटाया था। रोते हुए वो लड़की माजी में खो गई थी। म्यूजिक का शोर उसके कान के पर्दे फाड़ रहा था। उसे हर तरफ रक्स करती हुई लड़कियां और लड़के नजर आ रहे थे। इकरा खौफजदा होकर एक कोने में बैठी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड माया उसे जबरदस्ती एक पार्टी में ले जाने का कहकर यहाँ इस क्लब में ले आई थी। इकरा को अगर अंदाजा होता कि वो उसे इस किस्म की पार्टी में लेकर जा रही है तो वो कभी यहाँ आने की हामी ना भरती। चच्ची ने उसे बहुत डांटा था, जिस वजह से वो काफी उदास थी, और उसका ख्याल करते हुए उसका मूड खुशगवार करने के लिए माया ने उससे कहा था, आओ मैं तुम्हें पार्टी में लेकर चलती हूँ, वहां जाकर तुम बेहतर और खुद को एक्टिव महसूस करोगी। माया की बात सुनकर वो हैरान हुई। उसका पार्टी में जाने का दिल कर रहा था, इसलिए उसने माया से कहा कि वो जाना चाहती है, मगर शायद चच्ची उसे जाने की इजाजत नहीं देंगी। ये सुनकर माया ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी चच्ची को मनाना मेरा काम है। इकरा ने दिल में दुआ की थी कि माया उसकी चच्ची को मनाकर उसे अपने साथ ले जाए। बचपन से आज तक इस घर में वही हुआ था जो चच्ची कहती थी। न सिर्फ इकरा बल्कि उसके माँ बाप को और पूरे घर को सिर्फ चच्ची का ही हुक्म मानना पड़ता था। जब इकरा की दादी जिंदा थी तो इस घर पर उनकी हुक्मरानी हुआ करती थी। उनके दो बेटे थे, खालिद और यासिर। खालिद ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिस वजह से दादी खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने अनिका को कभी वो इज्जत और वो मुकाम नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे यासिर की अपनी पसंद से खानदान में शादी की थी, जिस वजह से उनकी बीवी को बड़ी इज्जत मिलती थी। सबसे पहले आसिया के यहाँ बेटा हुआ था और उसके बाद तो उनके घर में इज्जत मजीद दौड़ पड़ गई। अनिका बेगम के घर लड़की पैदा हुई जिसका नाम इकरा रखा गया, मगर बेटी का सुनकर दादी का मुंह बन गया। यूं ही सिलसिला जारी रहा। अनिका बेगम और उनकी बेटी इकरा से हमेशा घर वालों ने बुरा ही सलूक किया, और चच्ची और उनके बच्चों के साथ ऐसा सलूक होता जैसे वो उनके सगे हैं। मरने से पहले दादी ने आसिया बेगम को इस घर की जिम्मेदारी दे दी थी और कहा था कि आज से तुम इस घर की मालकन हो, ये घर तुम संभालोगी। जबकि दूर खड़ी अनिका रो रही थी। उनकी सास मरते मरते भी उनको अपनी बहू तस्लीम करके नहीं गई थी। आसिया चच्ची ने सास की बात को हुर्फे आखिर समझा था, इसीलिए वो और उनके दोनों बच्चे हमेशा इकरा और उसकी माँ को अपनी नौकरानी समझते थे। इकरा और उसकी माँ मुलाजमा की तरह घर के सारे काम किया करती थी। आसिया और यासिर साहब के दोस्तों की बहुत लंबी लिस्ट थी। आसिया बेगम ने अमीर अमीर लोगों में दोस्ती कर रखी थी, इसलिए आए दिन घर पर कोई न कोई मेहमान आता रहता।
खुद तो वो मेहमानों के साथ आराम से बैठकर बातें करती, जबकि सारा काम और खाने पीने का इंतजाम अनिका बेगम और इकरा को करना पड़ता था। इकरा ने हर काम परफेक्शन से करने के बावजूद हर दफा चच्ची की डांट खाई थी, और इस बार भी उसे बहुत डांट पड़ी थी कि मेहमानों की मौजूदगी में वो बिस्तर पर पड़ी सो क्यों रही थी, उनके लिए खाने पीने का ज्यादा इंतजाम क्यों नहीं किया, घर की सफाई ठीक से क्यों नहीं हुई। इकरा ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, सर में शिद्दत से दर्द थी, इसीलिए अनिका बेगम ने उसे आराम करने का कहा कि वो खुद सारा काम संभालेंगी। इसीलिए इकरा बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी, मगर जब उठी तो चची ने उसे बहुत डांटा। उसके खराब मूड के बारे में उसकी बेहतरीन दोस्त माया को पता चल गया था, इसलिए जब उसने पूछा तो इकरा ने चची की बदसलूकी के बारे में बताया, तो माया ने कहा वो उसे अपने साथ पार्टी में ले जाना चाहती है। माया एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसका ताल्लुक अमीर खानदान से था। यही वजह थी कि चची ने आज तक माया को कुछ नहीं कहा था, वरना वो तो इकरा को किसी से बात करने नहीं देती थी। उस पर बिला वजह की पाबंदियां लगाती थी कि अगर किसी लड़की से दोस्ती की और उसे घर तक लाई तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा 2 मरतबा हुआ था कि जब उसने लड़कियों से दोस्ती की थी और वो घर तक आ गई थी तो चची ने उन्हें जलील करके घर से निकाल दिया था। मगर जब माया को देखा तो उनकी आंखें हैरत से खुल गई। उसके लिबास और पर्सनैलिटी से ही इस बात का पता चलता था कि वो एलीट क्लास घराने से ताल्लुक रखती है, इसीलिए उन्होंने माया की इकरा से दोस्ती पर कभी इनकार नहीं किया। जब इकरा तैयार हुई तो माया उसे गाड़ी में लेने आ गई। उसे खुद ड्राइविंग आती थी, मगर उसका लाइसेंस नहीं बना था, इसीलिए वो ड्राइवर के साथ आती जाती थी। अभी वो घर आई तो उसने चच्ची को फूलों का बुके और एक बड़ा शॉपिंग बैग पकड़ाया जिसमें खाने पीने की चीजें थी। आंटी, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये लें आपके लिए लाई हूँ। जब भी आपके बारे में सोचती हूँ दिल करता है बहुत तोहफे दूं आपको। और वह मेरी एक दोस्त है, बेचारी हॉस्पिटल में है, उसकी अयादत को जा रही थी तो सोचा इकरा को साथ ले जाऊं। हमारी अच्छी दोस्ती थी उससे। अब मैं इकरा को लेकर जा रही हूँ, शायद वापसी पर देर हो जाए या सुबह हम वापस आ सकेंगे। माया ने चच्ची को खूब मक्खन लगाया तो चच्ची का चेहरा खिल उठा। अपनी तारीफ पर वो गोया आसमानों में उड़ने लगी। हाँ हाँ जाओ बेटा, ले जाओ इसे, उन्होंने कहा और खुश होती हुई वो चीजें देखने लगी जो माया उनके लिए लाई थी। माया ने बहुत आसानी से झूठ बोल लिए थे। इकरा तासुफ से उसे देखने लगी जो दूसरों को मस्के लगाने में माहिर थी। खैर वो माया के साथ घर से निकल गई। बताओ तो सही माया, हम कहाँ जा रही हैं? इकरा बार बार उससे पूछ रही थी, लेकिन उसने कुछ ना बताया और एक क्लब के बाहर गाड़ी रोकी। मेरी दोस्त के पापा ने नया क्लब खोला है, इसीलिए सोचा तुम्हारे साथ विजिट पर चलूं। माया की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। आज से पहले उसने कभी क्लब की शक्ल तक नहीं देखी थी, और वो उसे किस जगह ले आई थी। ये तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो माया, मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं है, वो सदमे के ज़ेरे असर बोली। लेकिन माया उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, हमेशा अपनी मर्जी चलाती थी। इसीलिए उसके बार बार मना करने के बावजूद उसने उसे गाड़ी से निकाला और जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले आई। ये क्लब शहर से थोड़ा दूर एक वीरान इलाके में था। इमारत काफी वसी और बड़ी थी। दूर से ही म्यूजिक का शोर आ रहा था। जब वो क्लब के अंदर आई तो इकरा को शर्मिंदगी होने लगी। लड़कियां इंतहाई बोल्ड लिबास में वहां मौजूद थी। कुछ लड़कियां रक्स कर रही थी तो कुछ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ वहां मौजूद थी। म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि इकरा का दिल चाहा अपने कानों पर हाथ रख ले। उसे अफसोस हो रहा था। वो बार बार माया को कोस रही थी कि तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, मगर माया उसे कह रही थी तुम भी इंजॉय करो। यहाँ काफी हुजूम था। माया अपनी फ्रेंड से इकरा का तारुफ करवा रही थी। कई लड़कों की निगाह सादा से इकरा पर आकर ठहर गई तो इकरा को शर्मिंदगी होने लगी। उसने नर्वस होकर अपना दुपट्टा सर के गिर्द मजीद दुरुस्त किया और एक कोने में टेबल पर जाकर तन्हा बैठ गई। माया ने उसके लिए खाना वहां पहुंचा दिया था। उसे भूख भी लग रही थी, इसलिए वो इर्द गिर्द से बेनियाज होकर खाना खाने लगी। माया अपनी दूसरी सहेलियों के साथ मसरूफ थी। यहाँ आकर इकरा सिर्फ बोर हो रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था।
तेज म्यूजिक से उसका सर एक बार फिर दर्द करने लगा। अचानक उसके फोन पर चची की कॉल आने लगी तो उसकी रूह फना हो गई। उसने कॉल काट दी, लेकिन एक बार फिर चची की कॉल आने लगी तो उसके हाथ पांव फूल गए कि अगर वो यूं ही चची की कॉल्स काटती रही तो घर जाकर उसे चची की डांट दोबारा सुननी पड़ेगी। इस माहौल में वो कॉल उठा नहीं सकती थी। पीछे हंसी मजाक, म्यूजिक की तेज आवाजें सुनकर चची को उस पर शक हो सकता था। इसीलिए वो उठ गई और कोई ऐसी जगह तलाश करने लगी जहां म्यूजिक का शोर ना आ रहा हो और वो आसानी से कॉल सुन ले। लेकिन पूरा क्लब तेज म्यूजिक की आवाज की जद में था। वो रोने वाली हो चुकी थी और उस वक्त को कोस रही थी जब वो माया के साथ यहाँ आ गई थी। जगह तलाश करते करते वो क्लब के उकबी हिस्से के बाहर निकल गई। ये सड़क सीधी जाती थी और आसपास सिर्फ घने दरख्त थे। दूर दूर तक अंधेरा फैला था और किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। यहाँ म्यूजिक की आवाज भी नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फूली हुई सांस के साथ फोन उठाया। चची ने पहले तो उसे फोन देर से उठाने पर डांटा और फिर कहने लगी, बहुत कर ली तुमने अपनी दोस्त की आदत, अब सुबह फजर के बाद तो मुझे घर पर नजर आओ। उन्होंने उससे कहा और फिर फोन बंद कर दिया। उसने अपने पर्स में फोन रखा और क्लब की तरफ जाने लगी ताकि माया को घर जाने का बोल सके। अभी वो क्लब से कुछ कदम फासले पर थी जब दूर से एक कुत्ता भौंकता हुआ नजर आया। उसे देखकर इकरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे बचपन से कुत्तों से बहुत डर लगता था। वो कांप गई और कुत्ते से बचने के लिए उल्टी सिमत भागने लगी। कुत्ता भी उसके पीछे भाग रहा था। वो बहुत दूर आ चुकी थी। वो चीखती हुई एक दरख्त के पीछे आकर छुप गई और अपने लबों पर सख्ती से हाथ रख लिया ताकि उसके मुंह से चीख ना निकल जाए और उसकी मौजूदगी महसूस करके वो कुत्ता वहां ना आ जाए। अगर कुत्ते ने उसे काट लिया तो वो यहीं सुनसान जगह पर मर जाएगी और उसकी लाश कभी किसी को मिल नहीं सकेगी। ये सोचते ही उसकी रूह फना हो गई। जब उसे इस बात का यकीन आ गया कि कुत्ता अब बहुत दूर जा चुका है तो वापस क्लब में जाने का सोचकर वो कांपती टांगों से दरख्त के पीछे से निकल आई। मगर उसकी रूह तब फना हुई जब उसे मालूम हुआ कि वो क्लब का रास्ता भूल गई है। मुझे माया को फोन करना चाहिए, उसने सोचा, लेकिन जब उसने देखा कि वो कुत्ते से अपना बचाव करने के चक्कर में भागते हुए अपना पर्स कहीं गिरा चुकी है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका फोन भी उसी पर्स में था। उसे रोना आने लगा और अब वो रोना शुरू हो चुकी थी। वो अपना पर्स ढूंढने लगी। अंधेरा भी काफी था, सिर्फ चांद की रोशनी थी जिसमें वो देख सकती थी। उसने सड़क पर ढूंढना शुरू किया। जहां कहीं पर्स के गिरने का गुमान होता वो बैठकर उसे देखने लगती। पर्स की तलाश में यहाँ वहां भटकते काफी देर हो चुकी थी और अब आंसू टप टप उसकी आंखों से बह रहे थे। यहाँ से किसी गाड़ी या इंसान का गुजर बसर नहीं था। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी आंसू बहा रही थी। दिमाग माऊफ हो रहा था। दूसरी तरफ दूर से कोई गाड़ी आ रही थी। गाड़ी में फरहान खानजादा मौजूद था जो कानों में एयरपोर्ट्स लगाए सॉन्ग सुन रहा था। वो गाड़ी काफी तेज ड्राइव कर रहा था, मगर जब उसे रास्ते में सड़क के बीचों बीच किसी के खड़े होने का गुमान हुआ तो वो दंग रह गया। उसने फौरन से हॉर्न दिया मगर इकरा ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो आसपास से बेनियाज होकर उस वक्त सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर चच्ची को पता चल गया तो उसका हशर क्या होगा। फरहान खानजादा को लगा था कि जब वो हॉर्न देगा तो सड़क पर मौजूद वो इंसान वहां से हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी काफी करीब पहुंच गई थी। उसने तेज रफ्तार को मध्यम करने की कोशिश की। रफ्तार तो कम हो गई मगर गाड़ी ने इकरा को हिट किया। इकरा जो कि अपनी सोचों में गुम थी, जब गाड़ी को इतने नजदीक आते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने चीख मारी और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। ओह नो! फरहान खानजादा ने अपना सर थाम लिया और जल्दी से गाड़ी से निकल कर आया और उस लड़की को देखने लगा जो उस गाड़ी की टक्कर लगने के बाद गिर गई थी। मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा इसे। वो डर चुका था, इसीलिए उसे झंझोड़ने के बाद भी वो होश में ना आई तो उसे बाजुओं में उठाया और तेज ड्राइविंग करता हॉस्पिटल ले गया। पहले भी उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब ये दूसरा वाकया था। वो उसे अपने दोस्त के बाप के हॉस्पिटल ले गया।
तो इकरा को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगा दी थी। अब फरहान खानजादा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। जब वो होश में आई तो वो उससे उसका नाम और घर का एड्रेस वगैरह पूछने लगा ताकि उसे उसके घर तक पहुंचा सके। डॉक्टर ने बताया था कि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन किसी गहरे सदमे के ज़ेरे असर वो बेहोश हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था। अब डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगा दी थी, जिस वजह से वो खुद को एक्टिव महसूस कर रही थी। फरहान खानजादा रूम में आ गया। वो लड़की पेशेंट बेड पर लेटी हुई थी। पहले तो वो घबराहट में उस लड़की पर गौर नहीं कर सका था, मगर अब वो तेज रोशनी में उसे देख रहा था। उसकी स्याह आंखों में देखते हुए इसका दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। उसे देखकर वो इतना मबहूत हो चुका था कि ये बात भी भूल चुका था कि वो यहाँ क्यों आया है। कुछ ऐसा ही हाल इकरा का था। अपने सामने खड़े इस शानदार पर्सनैलिटी के मालिक लड़के को देखकर वो भी सांस लेना तक भूल गई थी। जब उसकी निगाह बेसाख्ता घड़ी की तरफ उठी तो उसे रोना आने लगा। सुबह के 4 बज रहे थे। गर्मियों के दिन थे। इस वक्त यकीनन उजाला भी हो चुका होगा। अब तो उसकी गुमशुदगी की खबर हर जगह फैल चुकी होगी, और जब वो घर जाएगी तो चच्ची उसे जान से मार देंगी। ये सब याद करके वो रोने लगी तो फरहान होश में आया था। आई एम सॉरी, मैंने आपको हॉर्न दिया था कि शायद आप रास्ते से हट जाएंगी, लेकिन आप नहीं हटी, जिस वजह से यह हादसा पेश आ गया। लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर का कहना है कि कोई इश्यू नहीं हुआ। आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दें ताकि मैं आपको घर पहुंचा दूं। फरहान खानजादा बोल रहा था। वो परेशानी से उठ बैठी। नहीं शुक्रिया, मैं खुद जा सकती हूँ, आप जाएं। इकरा ने रूखे लहजे में जवाब दिया तो फरहान खानजादा को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। इकरा ने भी उसे मना सिर्फ इसीलिए किया था कि अगर चच्ची को भनक पड़ जाती कि उसे कोई लड़का छोड़ने आया है तो उसकी शामत आ जाती। उसने देखा उसके करीब ही उसका पर्स पड़ा है तो वो दंग रह गई। ये मेरा पर्स कहाँ से मिला आपको? उसने हैरत से फरहान से पूछा, जो भरोसे से इस एहसान फरामोश लड़की को देख रहा था। आपके करीब ही पड़ा था, सो मैंने इसे उठा लिया। फिक्र न करें, कुछ नहीं लिया मैंने इसमें से। वो तीखी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, जबकि वो अब अपना फोन चेक करने लगी थी। शुक्र था कि उसकी चच्ची की एक भी कॉल नहीं आई थी। उसने जल्दी से माया को फोन मिलाया। कहाँ थी यार तुम? कितना ढूंढा है तुम्हें। अब तो पुलिस में खबर देने का सोच रहे थे हम। तुम्हारी चच्ची से भी झूठ बोल दिया था कि हम लोग सुबह या दोपहर तक आएंगे। माया बोल रही थी और उसने शुक्र का सांस लेकर उसे हॉस्पिटल का एड्रेस बताया। अब आप जाएं और मदद का शुक्रिया, इकरा ने कहा तो फरहान खानजादा जब्त से वहां से चला गया। एक तो उसने इस लड़की की मदद की थी और वो उसे दूर तरीके से वहां से भेज रही थी। हालांकि इकरा सिर्फ डरते हुए उसे यहाँ से भेज रही थी कि अगर किसी तरह उसकी चच्ची को कुछ पता चला तो उसे जिंदा दफना देंगी। थोड़ी ही देर में माया भी वहां पहुंच गई और इकरा अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मामला हद से आगे नहीं बढ़ा था। अब आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, इकरा गुस्से से बोली। माया ने उसे उसके घर पहुंचा दिया था। इकरा की मां ने उसके लिए दरवाजा खोला था। चच्ची सो रही थी। इस बात पर इकरा ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोने के लिए कमरे में चली गई। ना चाहते हुए भी फरहान खानजादा उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। वो पहली लड़की थी जिसने उसका दिल धड़काया था। वो करवट पर करवट ले रहा था। नींद उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वो तो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता था। उसे अफसोस होने लगा कि कल वो गुस्से में ही हॉस्पिटल से चला गया था। काश अगर वो मजीद थोड़ा रुक जाता तो उसे उसके बारे में मजीद मालूमात मिल जाती। चच्ची ने इकरा को डांटा नहीं था, बल्कि वो तो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि आज उनकी बेटी अरीबा का रिश्ता लेने कुछ लोग आ रहे थे। इसलिए वो बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही थी। चच्ची बार बार बोल रही थी कि सब काम परफेक्ट होना चाहिए। शाम के वक्त वो लोग आए थे और अरीबा को पसंद करके चले गए थे। चच्ची जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। बेटे की तो वो कर चुकी थी। इकरा के दिल में कुछ टूट सा रहा था। अरीबा उम्र में उससे छोटी थी,
لیکن چچی اس کی پہلے شادی کر رہی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کا نکاح اور رخصتی تھی۔ لڑکا کسی بزنس مین کے گھر ملازم تھا، مگر اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی۔ اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی بھی تھی۔ ویسے تو پہلے بھی اریبہ کے رشتے آ چکے تھے، مگر غریب ہونے کا کہہ کر لوگ رشتہ توڑ دیتے تھے، اور جو اسے پسند کر کے جاتے تھے ان کے اپنے بیٹے مشکل سے 30,000 روپے کماتے تھے۔ یہ پہلا رشتہ تھا جو اچھا بھی تھا اور گھرانہ بھی اچھا تھا۔ چچی نے بتایا تھا لڑکا اپنا چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر رہا تھا۔ بری کا سامان تیار ہو چکا تھا اور اقرا اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چچی نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا تھا، جبکہ اس کے لیے اپنی غریب بہن کے نکمے لالائق بیٹے سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن ابھی تک شادی کا کوئی پلان نہیں تھا۔ ظاہر ہے اقرا کی صورت انہیں مفت کی ملازمہ جو ملی ہوئی تھی، اتنی آسانی سے وہ اسے کیسے بیاہ دیتی۔ جو سامان رہ گیا تھا وہ انہوں نے اقرا کے ذمہ ڈال دیا کہ وہ مارکیٹ سے جا کر لا دے۔ انیکا بیگم گھر کے کام دیکھ رہی تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اقرا اکیلی ہی چل پڑی۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ چچی کی ناانصافی اسے بری لگ رہی تھی۔ فاران خانزادہ جو کہ مارکیٹ کسی کام سے آیا تھا، دور سے ہی اقرا کو دیکھ کر پہچان چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ آج اس کا دل کیا کہ اس لڑکی سے تھوڑی جان پہچان بڑھا لے، اسی لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرنے لگا، اور پھر جب ایک دم ہی اقرا کے سامنے آیا تو اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ لیکن جب اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی، تو اسے دیکھ کر وہ نرم پڑ گئی۔ پہچانا تو نہیں ہوگا ویسے آپ نے مجھے؟ اس دن بھی مجھے بہت ایٹیٹیوڈ سے بات کی تھی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا، حالانکہ غلطی سراسر آپ کی تھی۔ وہ اسے جتانا نہیں بھولا، مگر اقرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، اس میں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا۔ سوری، میں ڈر گئی تھی، اگر چچی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گی، اسی لیے میں نے آپ سے روڈ ہو کر بات کر لی۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر فاران خانزادہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی جو اسے پہلی نظر میں مغرور اور احسان فراموش لگی تھی، دل سے وہ اتنی نرم اور معصوم ہوگی۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ اسے اقرا سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ فوراً سے اسے معذرت کرنے لگا تو وہ وہاں سے چلی گئی، کیونکہ وہ اپنا سامان خرید چکی تھی، جبکہ فاران شرمندہ ہو گیا۔ مالک، آپ آئیں گے نا شادی پر؟ ارحم نے فاران خانزادہ سے پوچھا تھا۔ کچھ دن بعد ہی اس کی شادی تھی۔ ہاں ضرور، تم میرے خاص ملازم ہو، تم نے ہمیشہ میرا ہر کام ایمانداری سے کیا ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اسے بار بار اقرا کی یاد آ رہی تھی۔ مایوں کے فنکشن کی تصاویر ارحم نے جب فاران خانزادہ کو دکھائی تو اس نے اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، جو اس کی راتوں کی نیند اڑا چکی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے حیرت سے تصویر میں موجود ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو ارحم کی دلہن اریبہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ارحم نے بتایا یہ اریبہ کی کزن ہے، اقرا۔ فاران کے چہرے پر گمبھیر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس اتفاق پر اس کا دل بڑا خوش ہوا تھا، یعنی اس کی پسند کی لڑکی ارحم کے سسرال میں رہتی تھی۔ کل مہندی تھی، اسی لیے فاران نے فیصلہ کیا کہ کل وہ وہاں جائے گا، لیکن ارحم کے دوست کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے نہیں۔ یہ سن کر ارحم بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا، مالک آپ کا شکریہ، آپ تو بہت رحم دل ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سب فاران خانزادہ اپنے مقصد کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس نے 3 پیس سوٹ پہنا، مردانہ پرفیوم خود پر چھڑکا اور ارحم کے ساتھ اس کی مہندی کے فنکشن پر چلا گیا۔ یہ مہندی فارم ہاؤس پر ہو رہی تھی، اور اس فارم ہاؤس کو چند دن کے لیے ارحم نے کرائے پر لیا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر دور سے ہی فاران کی نگاہ اقرا پر پڑی، جو اریبہ کے پاس موجود تھی۔ اس نے پیلے رنگ کی قمیض اور سبز رنگ کا شرارہ پہنا ہوا تھا، لمبے بال کھلے تھے اور بازوؤں پر گلابی دوپٹہ بے ترتیبی سے لیا ہوا تھا۔ چاہ کر بھی وہ اس سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔
जब इकरा की नजर बेइख्तियार उस पर गई तो उसकी होश उड़ गए। वो लड़का इसके पीछे यहाँ तक पहुंच गया था और अब उसे घूर घूर कर देख रहा था। इकरा की रूह फना हो गई कि अगर चच्ची ने देख लिया तो उसकी हालत बुरी कर देंगी, इसलिए वो वहां से चली गई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। फरहान खानजादा भी उसका पीछा कर रहा था। चच्ची ने इकरा को अरीबा की मेहंदी का जोड़ा दिया था, जो मेहंदी लगवाने के बाद उसने पहनना था। जल्दी से इस्त्री कर दो इसे। उन्होंने इसे हुक्म दिया तो वह इस बात में सर हिलाती उसका लहंगा उठाती एक हॉल में आ गई, जहां वो कपड़े इस्त्री करने लगी थी। कैसी हो? वो एकदम कमरे में आकर उससे पूछ रहा था तो वो डर गई। आप यहाँ कैसे आए? मैंने अपने रवैये के लिए सॉरी कह तो दिया था आपको। वो परेशानी से बोल रही थी। वो समझी शायद अब भी वो उसे बातें सुनाने आया था। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो उसे बातों में लगा रहा था और फिर जब वो चच्ची के आने के डर से उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि यहाँ से चले जाएं, तो वो वहां से चला गया। अलबत्ता वो दूसरी साइड पर मौजूद खिड़की से उसे देख रहा था। इकरा खौफजदा हो चुकी थी और वो जान नहीं पाई थी कि फरहान से बातों के चक्कर में इस्त्री अच्छी खासी गर्म हो चुकी थी। जो ही उसने गर्म इस्त्री शेफोन और सिल्क के कपड़ों पर रखी तो बुरी तरह सूट जल गया। जलने की वजह से कमीज के दरमियान इतना बड़ा शगाफ पड़ गया था। वो शॉक्ड हो गई। इतने में चच्ची भी आकर पूछने लगी थी कि कपड़ी इस्त्री हुए या नहीं। जब उन्होंने शादी के इतने महंगे जोड़े की ये हालत देखी तो उनके होश उड़ गए। वो डर कर रोना शुरू हो चुकी थी और सूट का बुरा हशर देखकर चच्ची का खून खौल उठा था। ये क्या किया तुमने जाहिल लड़की? उन्होंने गुस्से से चीखते उसे सजा देने के लिए वही गरम गरम इस्त्री पकड़ी और उसका बाजू जला दिया। कमरे में इकरा की दर्दनाक चीखें गूंजी थी। फरहान खानजादा की होश उड़ गए। वो खिड़की से खड़ा ये सब देख रहा था और ये सब इतना अचानक हुआ था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। इकरा की माँ भागकर वहां आई और इकरा को वहां से ले गई थी। फरहान खानजादा गुस्से में चच्ची के पास आया था। क्यों किया आपने इस मासूम लड़की के साथ इतना जुल्म? वो सुर्ख आंखें लिए पूछ रहा था और चच्ची अब्रू उचकाकर उसे देख रही थी। लगता है तुम अरहम की कोई रिश्तेदार हो। जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मेरी भतीजी है और जो चाहे मैं उसके साथ कर सकती हूँ। किसी को हक नहीं कि वो मुझसे सवाल करे। वो हकारत से उसे देखकर वहां से चली गई। अगर वो फरहान खानजादा की असलियत जान लेती तो उसे यूं बात करने की जुर्रत न करती, लेकिन वो उसे भी मामूली लड़का समझ रही थी। चची ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि अब इकरा इस फंक्शन में उन्हें नजर न आए, इसलिए वो एक कमरे के कोने में छुपकर बैठ गई थी और बाकी लोग फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। अरीबा का सूट जल चुका था, इसीलिए अब उन्होंने अर्जेंट ही उसके लिए रेंट पर ड्रेस ले लिया था। फरहान जब्त से वहां खड़ा था। उसका दिल चाह रहा था इस फंक्शन को आग लगा दे और इकरा की जालिम चच्ची को भी इस दुनिया से रुखसत कर दे। वो पूरे फंक्शन में इकरा को ढूंढता हुआ उस कमरे तक आ चुका था जहां वो तन्हा बैठकर रो रही थी। उसे कमरे में आता देखकर वो मजीद रोने लगी और खुद में सिमट गई। आपसे कहा था वहां से चले जाएं, लेकिन आपने मुझे बातों में लगा लिया, जिस वजह से मुझसे सूट जल गया। अपना बाजू देखकर वो अजियत और कर्ब से बोली थी। फरहान तकलीफ से उसका बाजू पकड़कर देखने लगा जहां अब दवा लगी हुई थी। वो शर्मिंदा था। उसके लम्स से इकरा का दिल धड़कने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने आया था कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। जब तुम्हें अस्पताल में देखा था तो पहली दफा दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। तब से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी अम्मी से तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाहता हूँ कि। वो उसके करीब बैठा बोल ही रहा था। ये सुनकर इकरा के होश उड़ गए और वो बीच में ही बोल पड़ी। ऐसा मत सोचिएगा, वरना चच्ची मुझे मार देंगी। मेरा रिश्ता पहले ही से ही उनकी बहन के बेटे से तय हो चुका है। इकरा ने बताया तो वो शॉक्ड हो गया। उसके दिल पर एक जरब सी लगी। तो तुम इनकार कर दो उनसे कहो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वैसे भी तुम्हारी माँ का फैसला अहम है, ना कि तुम्हारी चच्ची का। वो उसे समझा रहा था
लेकिन इकरा ने रोते हुए उसे बताया कि किस तरह उस पर चच्ची अपनी मर्जी थोपती आई थी। इकरा के माँ बाप भी चच्ची के हुक्म के गुलाम थे। ये घर यासिर चचा के नाम था और फिर चच्ची ने इस घर को अपने नाम करवा लिया था। अगर चच्ची की कोई बात नहीं मानता था तो वो धमकी देती थी कि इस घर से निकाल देंगी। इसलिए अम्मी अब्बू भी डर गए। वो मेरा रिश्ता चच्ची के बहन के आवारा और बुरी आदत और निकम्मे बेटे से नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोच रखा था कि कोई पढ़ा लिखा और शरीफ लड़का ढूंढकर मेरी उससे शादी करेंगे। एक मुनासिब रिश्ता आया भी था, लेकिन चच्ची ने इनकार कर दिया और कहने लगी इसकी शादी मेरे भांजे से होगी। हालांकि उनके भांजे को सब लोग आवारा और बदमाश कहते हैं। कोई भी अपनी लड़की उसे देने को तैयार नहीं। चच्ची जानती थी कि उनके भांजे से कोई शादी नहीं करेगा, कोई उसे अपनी लड़की नहीं देगा। इसलिए जानबूझकर उन्होंने मेरा रिश्ता उससे तय कर दिया। अम्मी अब्बू को एतराज था। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो समीर से नहीं बल्कि अरसलान से मेरी शादी करेंगे, क्योंकि वो लड़का अरसलान शरीफ था। लेकिन चच्ची ने धमकी दी कि अगर उनके हुक्म के खिलाफ कुछ हुआ तो वो हम तीनों को घर से निकाल देंगी। अब्बू और अम्मी डर गए थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि रेंट पर घर ले सकते या उस घर से अलग हो जाते। इसलिए अम्मी अब्बू ने हथियार डाल दिए और फिर मजबूरन मुझे भी सर झुकाना पड़ा और मेरा समीर से रिश्ता तय हो गया। इकरा ने माजी की दर्दनाक बातें बताते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चच्ची मुझे और मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ेंगी। वो मुझे बुरा समझेंगी कि मैंने आपको वर्गलाया है। मैं आपको ठीक से जानती तक नहीं हूँ, लेकिन चच्ची मुझे कसूरवार ठहराएंगी। प्लीज चले जाएं। वो उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। फरहान खानजादा खामोशी से उसे देख रहा था और फिर वो कुछ कहे बिना वहां से चला गया। इकरा को लग रहा था कि शायद वो उसकी बात समझ चुका है, इसीलिए वो मुतमईन होकर अपने आंसू साफ करने लगी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि जो उसने सोचा था उसके बरक्स हुआ था। रात को वो थक हार कर अपने कमरे में लेटी थी। कल अरीबा की बारात थी। अम्मी के कहने पर इकरा ने चच्ची के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, तो उन्होंने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि कल भी फंक्शन में सब इकरा का पूछ रहे थे। इसीलिए उन्होंने इकरा को फंक्शन कराने की इजाजत दे दी, क्योंकि सब काम वो अच्छे से देखती थी। इकरा का बाजू अभी भी शिद्दत से जल रहा था। बार बार वो उस लड़के को याद कर रही थी जिसका नाम फरहान था। वो उसे पहली नजर में अच्छा लगा था, लेकिन वो चाहकर भी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच पाई थी, क्योंकि वो अपनी चच्ची से डरती थी। आज उसका दिल बहुत अजीब हो रहा था। चच्ची ने कहा था कि आज वो अरीबा के फंक्शन में उसकी बाकायदा अपने भांजे से मंगनी कर देंगी। सब तैयार होकर हॉल में पहुंच चुके थे। बारात आ चुकी थी। इकरा एक कोने में उदास खड़ी थी। उसे बाजू में शदीद जलन हो रही थी, और दूसरा ये कि चच्ची ने आज उसकी मंगनी की रस्म करनी थी। अचानक समीर उसके करीब आकर खड़ा हो गया और उसके गिर्द बाजू फैला दिए, तो वो कांप गई। उसने इससे दूर जाने की कोशिश की तो उसने उसके चेहरे को छुआ। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, वो खबासत से उसे देखता बोला और फिर गर्दन तक हाथ ले गया। इकरा खौफ से उसे देख रही थी। वो तो शुक्र था चच्ची ने समीर को बुला लिया था, इसीलिए वो वहां से चला गया था, वरना जब भी समीर इकरा को देखता था तो कोई घटिया हरकत ही करने की कोशिश करता। काश मेरी इस जैसे बेशरम इंसान से शादी ना हो, वो तकलीफ से सोच रही थी, क्योंकि वो हर लड़की को अब घूर घूर कर देख रहा था। अरहम और अरीबा का निकाह होने वाला था। बाहर अचानक ही शादी हॉल के बाहर गाड़ियां रुकी और एक बड़ी सी गाड़ी से फरहान खानजादा निकला और अंदर जाने लगा। जो लोग उसे पहचान चुके थे वो हैरान रह गए थे। आज फरहान खानजादा अकेला नहीं था, उसके साथ उसके माँ बाप भी थे। अरहम अपने मालिक को देखकर बहुत खुश हुआ। फरहान खानजादा की निगाहें इकरा को ढूंढ रही थी। जब उसकी निगाह नम आंखें लिए इकरा पर पड़ी तो पलटना भूल गई। आज भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुर्ख जोड़े में वो दुल्हन ही लग रही थी।
چچی حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے اسے ارحم کا دوست سمجھا تھا، لیکن جب ارحم اسے مالک مالک کہتا اس کے پاس آیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب انہیں پتا چلا تھا کہ فاران خان زیادہ عام لڑکا نہیں ہے۔ فاران نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ اقرا میڈم کو لے کر آؤ، میرا اور اس کا نکاح ہوگا۔ مولوی صاحب، اریبہ اور ارحم کا نکاح میرے نکاح کے بعد ہوگا، پہلے میرا اور اقرا کا نکاح ہوگا۔ فاران نے اعلان کیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ اقرا دنگ رہ گئی۔ چچی خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اقرا اپنی صفائیاں دینے لگی۔ چچی، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، میں نہیں جانتی اسے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول کر رونے لگی۔ اگر ایسی بات ہے تو منع کرو اسے، اور اسے کہو کہ تم ابھی اور اسی وقت سمیر سے نکاح کرنا چاہتی ہو۔ اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی اریبہ کی شادی ٹوٹی تو مار ڈالوں گی تمہیں، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی آپ کو، میں اپنے کزن سمیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اقرا نے ہمت کر کے فاران سے کہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سچائی جانتا تھا۔ چچی بھی منع کرنے لگی تھی جب اس نے کہا کہ اگر اس کا اقرا سے نکاح نہ ہوا تو اریبہ کی بارات بھی واپس چلی جائے گی۔ اس کی بات سن کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ اب سب لوگ اقرا کے بارے میں چمگوئیاں کر رہے تھے، اسے برا بھلا کہنے لگے تھے۔ ارحم اور اریبہ شاکڈ ہو گئے۔ چچی کو اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اقرا کے انکار کا فائدہ نہیں ہوا اور اس نے زبردستی اقرا کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ صرف اریبہ کی خاطر اقرا نے ہاں کر دی تھی کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو فاران واقعی اریبہ اور ارحم کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ فاران نے یہ بھی اعلان کیا کہ آج ہی اس کی رخصتی ہوگی۔ فاران کے ماں باپ بھی فاران کا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ وہ ہی انہیں منا کر لایا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اقرا کہ تم اپنی چچی کے احسانوں کا یہ صلہ دو گی۔ اس کی امی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی فاران کو، وہ یہ سب زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو اقرا، میں نے خود مہندی والے دن فارم ہاؤس میں اس لڑکے کو تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اسے نہیں جانتی؟ اور وہ اس دن بھی تمہارے ساتھ تھا اور آج تم سے نکاح کر لیا۔ امی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ وہ اس پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی اور وہ سب کو اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی۔ بہت بے شرم لڑکی ہو تم، ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے تم نے۔ اس لڑکے کو تم نے نکاح کا کہا ہوگا کیونکہ آج میں نے تمہاری منگنی کرنی تھی، اسی لیے تم نے منگنی سے بچنے کے لیے یہ پلاننگ کی۔ چچی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اور اقرا سب کی نگاہوں میں رسوا ہو گئی۔ اس کی ماں ناراض ہو گئی، باپ برا بھلا کہنے لگا، چچی غصہ کرنے لگی، لوگ اس کے کردار پر انگلی اٹھانے لگے۔ فاران اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ بیٹا، تم نے اچھا نہیں کیا، ہم عزت سے اس کے گھر جا کر اس کی شادی تم سے کروا سکتے تھے، مگر تم نے اتنی افراتفری دکھائی اور اسے بدنام کر دیا۔ فاران کی امی نرم دل طبیعت کی مالک تھی، اسی لیے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹا کمرے میں تنہا تھے۔ ماما، اقرا کی چچی بہت ظالم ہے اور اس کی ماں بھی ان سے ڈرتی ہیں، اس چکر میں انہوں نے اقرا کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ جب اس دن اقرا کی چچی نے اس کا ہاتھ جلایا تھا تو الٹا اقرا کی ماں اقرا کو کوس رہی تھی، انہیں اپنی بیٹی کی تکلیف نظر نہیں آئی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ لوگ عزت سے اقرا کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ فاران آرام سے بتا رہا تھا اور وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اسے اقرا کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اسے دیکھو، وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ فاران اپنے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا اقرا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے بال کنگھی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب اس نے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ رونے لگی۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا،
मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करेंगे, चच्ची भी माफ नहीं करेंगी। वो रो रही थी, तड़प रही थी। फरहान उसके आंसू साफ करने लगा। मुझे चच्ची को और अम्मी अब्बू को सब सच बताना होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको नहीं जानती, मुझे तलाक चाहिए आपसे, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुसलसल डर कर बोलते हुए वहां से भाग गई थी, लेकिन उस मजबूत जिसामत के मालिक फरहान ने उसका ताक़ुब करते हुए उसे बाजुओं से पकड़ा। इतनी आसानी से नहीं मानोगे तुम, मुझे जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। उसने अब उस नाजुक सी इकरा को बेड पर लेटाया था, लेकिन वो फिर से उठ गई। फरहान ने उसे अपने हिसार में लिया। रो रो कर इकरा की बुरी हालत थी, बाजू में दर्द था, जलन हो रही थी। फरहान उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था और रोते रोते ही इकरा सो गई। उस रात तो उसने इकरा को पुरसकून कर लिया था, मगर जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसने इकरा को रोता हुआ पाया। मुझे नफरत है आपसे, सिर्फ आपकी वजह से मेरी इज्जत खराब हो गई। वो अपना सर दोनों हाथों में थाम कर रोने लगी और फरहान को खुद से शर्मिंदगी होने लगी। वो इकरा को प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और समझती थी। वो रो रो कर बीमार होने लगी थी। बेटा जाओ, इसके माँ बाप से बात करो, इन्हें बुला कर लाओ, वरना कहीं वो खुद को कुछ ना कर डाले। फरहान की अम्मी ने उसे समझाया तो वो अज़बात में सर हिलाता इकरा के घर चला गया। आज इत्तेफाक से चच्ची घर पर मौजूद नहीं थी, सिर्फ इकरा के माँ बाप थे। उसे लगा था उसके माँ बाप फरहान से गुस्सा होंगे, मगर वो उससे प्यार से बात करने लगे और इकरा के बारे में पूछने लगे। तो उसने इकरा के बीमार होने का बताया। वो तड़प ही उठे थे। आंटी, अंकल, आप मेरे साथ चलें, इकरा की कोई गलती नहीं, सब मेरा कसूर था। उसने माजी के बारे में सब कुछ बता दिया। जब फरहान इकरा के माँ बाप को इकरा के पास लाया तो उन्हें देखकर वो रोने लगी और माँ के गले लगकर कस्में खाकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगी। मैं जानती हूँ इकरा कि तुम बहुत मासूम और शरीफ हो। मैं और तुम्हारे अब्बू दोनों जानते हैं और हम खुद भी यही चाह रहे थे कि तुम्हारी फरहान से ही शादी हो जाए, क्योंकि समीर हमें किसी सूरत कबूल नहीं था। उस वक्त हमने तुम्हें बुरा भला भी सिर्फ इसीलिए कहा था ताकि तुम्हारी चच्ची ये शादी हो लेने दे और वो हमें बेकसूर समझकर घर से ना निकाले। उस वक्त तुम्हें बुरा कहते हुए हमने हर लफ्ज झूठ कहा था। अम्मी ने बताया तो वो शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगी। उन्होंने झुककर इसका माथा चूमा। फरहान एक अच्छा लड़का है बेटा, मेरे दोस्त ही मुझे इसके बारे में बता रहे थे। तुम सब कुछ भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। अगर हम उस वक्त तुम्हारा साथ देते और तुम्हें बुरा भला ना कहते और तुमसे रिश्ता ना तोड़ते तो तुम्हारी शादी कभी फरहान से ना होती, बल्कि तुम सारी उम्र उस समीर जैसे घटिया इंसान और अपनी चच्ची की गुलाम बनकर रह जाती। बाबा ने कहते हुए उसे प्यार किया था और अब उसका दिल पुरसकून हो गया था। फरहान से सारी नाराजगी भी खत्म हो गई थी। काफी देर तक उसके माँ बाप उसके पास रहे और फिर वापस चले गए थे ताकि चच्ची कोई हंगामा ना करे। इकरा अपने आंसू साफ कर रही थी। क्या अब तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? फरहान ने पूछा तो वो निगाहें झुका गई। अब उसे फरहान का साथ अच्छा लग रहा था। फरहान ने जिस तरह उससे शादी की थी और जो सूरत हाल उस वक्त बन गई थी, वो फरहान को बुरा समझने लगी थी कि उसी की वजह से इसकी इज्जत चली गई। वो अपने माँ बाप के सामने बदनाम हो गई। लेकिन अब उसे लग रहा था जो हुआ था सही हुआ था। इतने दिनों से फरहान उसका ख्याल रख रहा था। उसने इसे निकाह होने के बावजूद इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया था और उससे दूर भी रहा था। वो समीर जैसा घटिया बेशरम लड़का डिजर्व नहीं करती थी। फरहान उससे लाख गुना अच्छा था। इस बात का वो दिल में एतराफ कर रही थी। क्या मुझे आपकी मोहब्बत मिलेगी या हमेशा नफरत करेंगी मुझसे? वो शरारत से उससे पूछ रहा था और वो शर्माकर उसके गले लग गई थी।